Now, after completion of initial rate method, numericals on initial rate method, let us discuss numericals on half-life period. We have already discussed that integrated rate law for first order reaction, and we have also derived half-life period for first order reaction. In that session, we have already taken that all radioactive disintegrations come in the category of first order reaction. But before starting of this video, let us recapitulate two formulas that we have derived earlier. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे पास आया था वो आया था T इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन K लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A। यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था, ये एक्सप्रेशन था इंटीग्रेटेड रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जो न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड होंगे वो इसी पे आएंगे, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स CBSE, JEE, नीट, इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड इट इज़ द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is usually asked in many competitive exams that is pertaining to class 12th। जो दूसरा इसी पे बेस्ड एग्जाम था हाफ लाइफ पीरियड, मैंने आपको बोला था कि हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। यानी कि टी हाफ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 0.693 होल अपॉन के। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी का हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है तो उसका मोटिव आपको के देने का है, यानी वो छुपे हुए शब्दों में आपको के की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। के की वैल्यू आपको छुपे हुए शब्दों में प्रोवाइड कर रहा है कौन? हाफ लाइफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हाफ लाइफ की बात हो तो आपको वो किसकी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है? वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है के की। तो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड हम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.14 ज़रा हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन गोज लाइक दैट, द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14। थोड़ा सा कार्बन 14 की बात भी मैं कर दूं कि कार्बन 14 एक कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 इज अ स्टेबल एटम, वेयरएज कार्बन 14 वो स्टेबल नहीं होता। कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव एटम। सो कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट मीन्स अगर कहीं पे भी कार्बन 14 होगा तो वो डिसइंटीग्रेट करेगा। सो इट इज गिवन दैट द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, यहाँ पे तो दे दिया इतने ईयर्स का हाफ लाइफ पीरियड, यानी यहाँ से आप के निकाल लेंगे। आगे बोल रहा है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मीन्स सैंपल, एक आर्कियोलॉजिकल सैंपल मिला कहीं से भी थोड़ा सा ज़्यादा। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन 14। एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में जो वुड को कंटेन करता था उसमें केवल 80% ही कार्बन 14 बचा था इन अ लिविंग ट्री। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी जब वो ट्री नया बना होगा, पैदा हुआ होगा, तो उसमें कार्बन 14 100% था, लेकिन अब उसमें केवल 80% बचा हुआ है। मैं एक चीज़ और आपको रिकैप्चुलेट करा दूं, जो अभी अभी फॉर्मूला हमने देखा उस फॉर्मूले में ये जो आपने पढ़ा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A, तो मैंने आपसे कहा था जो ये A नॉट है ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और याद करिएगा मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था बचा हुआ, ताकि आपको याद रहे। यस, याद आ गया, बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो आपको लिखनी है वो लिखनी है कहाँ पे? रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको लिखनी है नीचे। सो दिस इज योर रिमेनिंग कंसंट्रेशन एंड दिस इज योर व्हाट? Initial concentration, and this is rate constant
तो ये टी क्या है, टी इज दैट टाइम्स, डी टी इज दैट टाइम जब ये आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन इतनी बचती है। तो दीज आर कोरिलेटेड व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स ए, सो द टाइम लैप्स बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज टी। इतने टाइम पर इतना कंसंट्रेशन बचा है। सो नीचे हमेशा बचा हुआ कंसंट्रेशन रहेगा, ये बात ध्यान रहे। खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड, सबसे पहली लाइन दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज इतना, यानी कि हमको क्या पता चल जाएगा, के पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वी शुड स्टार्ट लाइक दैट, सॉल्यूशन so solution goes like that कि t half, since t half is equal to 0.693 upon k, this implies that k is equal to 0.693 whole upon t half, और t half की वैल्यू आपको 5370 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे 5730 लिख देता हूँ। 5730 दी हुई है तो मैंने डिवाइड कर दिया 5730 से। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आप लॉग से भी डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, फिर लॉग इसकी वैल्यू देख के माइनस कर दीजिए और फिर एंटी लॉग निकाल के के की वैल्यू पता कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आप फंस जाओगे। तो लॉग से इसको सॉल्व करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये टाइम जो था वो ईयर में था, तो आपका जो के की वैल्यू होगी वो पर ईयर आ जाएगी। सो दिस इज वैल्यू ऑफ योर के। चलिए यहाँ तक आपकी बात आई। नाउ अगेन एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of कार्बन 14। उसके पास कार्बन 40 केवल और केवल 80% ही बचा था, कार्बन 14 केवल 80% बचा था। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, सिंस T इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ A 0 अपॉन A, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ A0 को A0 रहने दीजिए, और यहाँ पे 80% ऑफ जो बचा हुआ है, 80% ऑफ A0, A कितना बचा, 80% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आई हैव टेकन 80%, 80 अपॉन 100 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5, तो लॉग 5 अपॉन लॉग 4, 2.303 अपॉन के लॉग 5 अपॉन 4, ये 5 ऊपर चला गया। और आपको पता है कि जब हम 5 अपॉन 4 की वैल्यू को 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 2.303 होल अपॉन के। मैं के की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, ऑलरेडी के की वैल्यू मेरे पास निकली हुई है, लास्ट में पुट करूँगा अभी, या पुट कर देते हैं। के की वैल्यू आपकी आ गई 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस बिकम्स लॉग 1.25, 5 को 4 से डिवाइड किया। अब लॉग 1.25 कैसे देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि डेसिमल के दोनों पड़ोसी एक साथ पढ़ते हैं, तो लॉग ऑफ 12 का 5 देखेंगे। जब आप 12 का 5 लॉग देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, जरा देखिए अपनी आपकी लॉग बुक में, अगर आपके पास कोई लॉग बुक है तो वहाँ पे उसमें देखिए कि लॉग में लॉग 12 का 5 कुछ है क्या, इफ़ यू आर हैविंग। सो तो लॉग 12 का 5 जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 969, तो आप लिख देंगे 0.969। क्यों, क्योंकि डेसिमल को कहीं हिलाना नहीं पड़ा, मैंने कहा कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगी 2.303 होल अपॉन 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई इसकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.969। इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, दैट विल बी 1845 ईयर्स। आपने के की वैल्यू जो रखी थी वो पर ईयर में थी, ईयर इनवर्स में थी, वो ऊपर गई तो ईयर्स हो गई। सो दैट इज द एज ऑफ दैट सैंपल। तो एज ऑफ दैट सैंपल, यू एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल पूछा था, तो द एज ऑफ सैंपल इज दिस वन। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू that how we have to deal with such kind of questions. Not only this, I'm going to take one more example from a book, NCERT book, and that is 4.17. 4.14 हमने देखा था अभी आपने देखा होगा, अब मैं 4.17 देने जा रहा हूँ। This is also one of the important question. During nuclear explosion, कहीं पे nuclear explosion हुआ, one of the product is strontium 90. This is 90. Strontium 90 is also a radioactive
element with half life of 28.1 years. So the uh, objective of giving half life period is only to provide you the value of k. Acha, now just proceed. If 1 microgram, it is microgram, if 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, we know that bones are made up of calcium, but they are providing instead of calcium. Suppose for a newly born baby, the data is given, if 1 microgram 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years? तो हम 10 years का अगर निकालना आ जाएगा तो we will get to know 60 years के बाद भी कितना बचेगा. So once again आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब आप k निकाल लोगे. फिर वो कह रहा है 1 माइक्रोग्राम जब न्यूली बॉर्न बेबी है, यानी ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, यानी कि वो स्ट्रॉन्शियम की कंसंट्रेशन पूछ रहा है 10 साल के बाद. कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन में सिंस आपको पता है k इज इक्वल टू 0.693 होल अपॉन हाफ लाइफ पीरियड. दिस इज ऑल्सो, आपने कहा टी हाफ को मैंने k यहाँ लिख दिया और टी हाफ आपकी यहाँ लिख दिया. सो यू नो वेरी वेल, व्हाट यू नो वेरी वेल, कि इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं तो यू विल गेट हाउ मच, k इज इक्वल टू 0.693 होल अपॉन टी हाफ इज हाउ मच 28.1. इसको आप लॉग से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट k इज इक्वल टू, जब 0.693 को आप 28.1 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो हाउ मच विल यू गेट? यू विल गेट 0.0247, 0.0247, और यूनिट क्या हो जाएगी? 28.1 ईयर्स यहाँ पे था, यहाँ पे ईयर्स था, तो आपका आ जाएगा ईयर इनवर्स. तो k की वैल्यू यू गॉट दिस वन. अच्छा, अब k की वैल्यू आपको मिल गई. अगेन अब आपको क्या पता करना है? since it is a first order reaction, why nowhere it is written it is first order reaction, but we know very well कि आपका जितने भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस होते हैं that is of first order reaction. So it is of first order reaction, तो हम लिखेंगे for first order reaction we know that since what, t is equal to 2.303 whole upon k log of a naught upon a. अब t, ये तो आपको वही t आपको दिया हुआ है, हाउ मच 10 ईयर्स के बाद कितना होगा? तो when t is equal to 10 years given, अच्छा जी, where you can write where, this is equation number 1, where t is equal to 10, okay, k is equal to how much? 0.0247, this is, and a naught, concentration of a naught is equal to how much? Concentration of a naught is 1 microgram. 1 microgram means 1 into 10 की power minus 6. Micro means minus 6 gram. तो from therefore equation 1 को आप क्या लिख सकते हो? equation 1 को आप लिख सकते हो t 10 years नहीं ऑफ कोर्स, और ये पर ईयर में 10 is equal to 2.303 whole upon the value of k is 0.0247 log of a नॉट की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो मैं क्यों ना इसको 10 टू द पावर माइनस 6 डायरेक्ट लिख दूँ, होल अपॉन ए. वाई आई रोट हेयर ए, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन तो हमको पता ही करनी है. 10 साल के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी बची, दैट मीन्स स्ट्रॉन्शियम की कंसंट्रेशन कितनी बची. हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, लॉग ऑफ, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ज़रा ध्यान से देखिए आपको मिलेगा क्या. आपको मिलेगा लॉग ऑफ हाउ मच, देखिए आपको मिला लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 होल अपॉन ए. ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 0.0247 होल अपॉन 2.303. ये आप इसको x मान लेंगे और log से इसकी वैल्यू निकालेंगे. इतना आसान नहीं डिवाइड करना, इसलिए इसको x मान करके कहीं रफ में इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा तो इट विल बी लॉन्ग वीडियो. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हाउ टू नो द वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. तो आप ये कैलकुलेशन की वैल्यू निकाल लेंगे. सो यू विल गेट, इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी 0.1072. तो यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 होल अपॉन ए की वैल्यू इतनी आएगी. अब ये लॉग इधर जाएगा तो ऑफ कोर्स एंटी लॉग बन जाएगा. तो
एंटी लॉग बन जाएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 होल अपॉन ए, दिख रहा है ना, यस, 10⁻⁻6 होल अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, लॉग इधर गया 0.1072। अब यहाँ पे देखिए जरा, आपको पता है कि ये हो गया 10⁻⁻6 होल अपॉन ए, जो ए की वैल्यू पता ही करनी है। एंड एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था जो भी 0 पॉइंट के पहले रहता है वो 10 का मल्टीप्लायर बन जाता है, तो 0 यानी कुछ बनेगा ही नहीं 10 का मल्टीप्लायर। और आई टोल्ड यू अर्लियर कि डेसिमल के बाद के दो डिजिट एक साथ पढ़ते हैं एंटी लॉग में। तो आप देखोगे 10 का 7 और मेन डिफरेंस 2, तो मेन डिफरेंस 2 जब ये हो जाएगा तो 10 का 7 मेन डिफरेंस 2, तो आप दोनों वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो आपके पास इसका एंटी लॉग देखने के बाद मिलेगा 1280। लेकिन मैंने कहा था एंटी लॉग देखने के बाद जब उसमें आपने मेन डिफरेंस 2 का भी जोड़ दिया तो ये आपका यहाँ डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होल अपॉन 1.280। अगेन आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस कैलकुलेशन को आप किस तरह से करेंगे। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यू विल गेट 0.782, 0. आपको मिलेगा, एक्चुअली ग्राम्स में था तो 0.782 तो नहीं मिलेगा, यू विल गेट समथिंग 782,000, कुछ इस तरह से मिलेगा ग्राम्स। तो ए की वैल्यू तो इतनी आई क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको ग्राम्स में बदल दिया था, ए नॉट को ग्राम में बदल दिया था, तो ए की वैल्यू ग्राम में आई, लेकिन वो माइक्रोग्राम में दिया है तो आप भी लिखिए। तो जब ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 0.782 माइक्रोग्राम। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी एक्चुअली। आई एम सॉरी, इफ़ यू विल डिवाइड 10⁻⁻6 बाई दिस वन, सो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट, ये नहीं मिलेगा आपको, यू विल गेट 0.00078 और भी ज़ीरो लगेंगे 6, यू विल गेट, इसको डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 0.123456786। अब आपने इसको 10 इसको ऐसे लिख दिया 0.8, दैट कैन बी रिटन एज 0.786 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया। तो आप इसको, ये आपकी ग्राम्स में वैल्यूज़ आई हैं, तो मैं इसको हटा करके इसको माइक्रोग्राम्स में लिख सकता हूँ। तो यू विल गेट दिस वन, ये डिवाइड का है, दिस इज़ योर पार्ट, आप इसको किस तरह से करते हो। तो ये आपका 10 साल के बाद ए इतना बचा। अब नाउ यही चीज़ अगेन व्हेन, ये जो आपका व्हेन टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स पर आपने निकाला। अब दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसी का कह रहा है कि 60 ईयर्स के बाद कितना होगा, 60 ईयर्स के बाद स्टॉन्शियम कितना बचेगा। तो आपने कहा टी इज इक्वल टू, आपने लिखा व्हेन टाइम इज इक्वल टू 60, जब टाइम आपका 60 हो जाएगा तो, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इट इज इजी वन। टी इज इक्वल टू, आपने वही फिर से फॉर्मूला लिखा है 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, और सारी वैल्यूज़ वही सब्सटीट्यूट कर देंगे आप। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 60, यहाँ पे 2.303, हाफ लाइफ पीरियड से आपने के की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी 0.0247, एंड लॉग ऑफ ए नॉट आपको पता था 1 माइक्रोग्राम, तो 1 इंटू 10 की पावर आपने -6 कर दिया होल अपॉन ए। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में जो ए की वैल्यू आएगी आफ्टर 60 ईयर्स 0.228 माइक्रोग्राम। आप सॉल्व करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपकी फ़ोटो भी, सॉल्यूशन की फ़ोटो भी पूछ सकता हूँ, तो कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, ऐसे हवा में थोड़ी ना आ गया। तो आपका कंसंट्रेशन इस 60 ईयर्स के बाद जो बोन में कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्शियम की होगी वो इतनी होगी, और दूसरी इसकी जो, यानी दो आंसर्स आपके आए, आपका एक आंसर ये आया 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स के बाद कंसंट्रेशन, और ये 10 आफ्टर 10 ईयर की बाद कंसंट्रेशन ये हुई, और आफ्टर 60 ईयर्स कंसंट्रेशन इतनी बची। तो आप देख रहे हो इससे 0.782 से घट के 0.0228 हो गई, बिकॉज इट इज़ डिप्रिशिएटिंग, डिकेइंग as it is a radioactive substance. So I think this part is also clear to all of you. Now moving to the next and last, I hope, last numerical. तो last numerical is quite easy, आपको समझिए बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन है show that time required for 99% completion is, किसी रिएक्शन का show that time required for 99% completion is
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 90% रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये भी होना चाहिए था, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितना टाइम 99% उसको कंप्लीट खत्म होने में लगेगा, 99% खत्म होने में, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, किसी रिएक्शन को 99% खत्म होने में जितना टाइम लगेगा वो ट्वाइस होगा, दुगना होगा उसी रिएक्शन को 90% खत्म होने में। 90% खत्म होगा, उसके बाद जब 99% खत्म होगा तो जितना टाइम 90% खत्म होने में लगा होगा, मान लीजिए 10 मिनट लगा किसी रिएक्शन को 90% खत्म होने में, कोई रिएक्शन ए से बी हो रहा था फर्स्ट ऑर्डर का, उसको 90% खत्म होने में 10 मिनट लगा, तो 99% खत्म होने में 20 मिनट लगेगा, उसका जस्ट दुगना लगेगा। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया सवाल? किसी रिएक्शन को 90% खत्म होने में जो टाइम लगेगा उसका ठीक दुगना 99% खत्म होने में लगेगा। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन, हमने कहा ठीक है, हम पहले दोनों टाइम को निकाल लेते हैं। पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, सिंस t इज इक्वल टू अपनी वही पुरानी इक्वेशन 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a नॉट इसमें अपॉन a। इस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज़ समझदारी रखनी है कि ये जो नीचे है वो बचा हुआ है, कंसंट्रेशन है। तो केस 1, तो हमने सबसे पहले T99 निकालते हैं। T99 हमारा यानी 99% खत्म हो गया, हमने अपने आप से मान लिया। आप लिख दीजिएगा लेट T99 इज द टाइम जब 99% ए नॉट खत्म हो जाता है। तो इट विल बी 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ A0। अब बचा कितना? अगर 99% खत्म हुआ तो आप कहोगे 1% बचा, यानी 1/100 ऑफ ए नॉट। 1% ऑफ ए नॉट यानी 1/100 ऑफ ए नॉट। ये और ये कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू ये 100 ऊपर चली गई, तो आ गई 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ 100। मैंने आपसे कल लॉग 100 की वैल्यू की बताई थी कि द वैल्यू ऑफ लॉग 100 इज 2, तो ये हो गया 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 2। ये T99 हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या पता कर सकते हैं? T90 भी निकाल सकते हैं। T90 कैसे निकालेंगे? T90 इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन नीचे कितना 90% खत्म हो चुका है, तो नीचे कितना बचा? 10%। यहाँ नीचे बचा हुआ लिखना है, तो 90% खत्म हो गया, तो ये कितना बचा? 10%, यानी 10% ऑफ 10/100 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। ए नॉट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 10 ऊपर गया तो ऊपर लॉग 10 हो जाएगा, तो यू विल गेट 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 एंड वैल्यू ऑफ लॉग 10 इज 1। यस्टरडे आई टोल्ड यू। तो अब यहाँ से आपका हो गया T90 इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन के। ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए। जब कभी भी हमें कंपेयर करना होता है कहीं पे टाइम वाइम को लेकर के या किसी भी चीज़ क्वांटिटीज़ को, तो हम डिवाइड करते हैं। कंपैरिजन का सबसे बेस्ट वे डिवीजन है। तो T99 अपॉन T ऑफ 90 इज इक्वल टू, ये हो गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल अपॉन के होल अपॉन 2.303 होल अपॉन के। 2.303 इससे कट गया, के इससे कट गया, आपको आ गया T99 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई T90। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज ट्वाइस देन दैट ऑफ 90। सो आई थिंक you are done with numericals and you will do more numericals, more problems based on these topics that we have discussed today, and you will utilize your lockdown period in a fruitful manner, in a better way to nourish, to just upgrade you. So इसी टॉपिक के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक्स एवरीवन। मैं बहुत देर तक इन वीडियोस को अपलोड करके नहीं रखूँगा। आई विल प्राइवेटाइज दीज वीडियोज़, सो इट इज़ बेटर टू गो थ्रू वीडियोज़ एज अर्ली एज पॉसिबल। डोंट जस्ट कीप योर माइंड कि हम बाद में देख लेंगे, नहीं, इसको क्लास की तरह लीजिए। आप क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, नहीं तो आपके पास वीडियोज़ इकट्ठी होती चली जाएंगी और बाद में निष्कर्ष ये निकलेगा कि आप एक भी वीडियो नहीं देखा है आपने, आपको कंप्लीट ही नहीं है। आपके पास एक वीडियो, 2 वीडियो, आप सोचोगे कि नहीं बाद में कर लेंगे, इसमें क्या है, बाद में कर लेंगे, वीडियो हम डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो बाद में देखते देखते नई वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, नया टॉपिक हम डिस्कस करने लगेंगे और पता चलेगा कि आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, एक अंबार सा लगता चला जाएगा। तो जो वीडियोस मैं
अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और बना रहा हूँ इस टाइम पर, तो आप उसको उसी दिन देख करके एट द वेरी मोमेंट एज आई अपलोड उसको उसी वक्त देख के ख़त्म करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।